हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPR। हम आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3, जो कि हम पेपर नंबर 3 से कंप्लीट करेंगे, बायोलॉजी, जिसमें आज हमारा टॉपिक है पशु पक्षी और मनुष्यों में पोषण, पौधों में पोषण। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। पोषण क्या है? तो सजीवों में उपापचयी क्रियाओं हेतु वृद्धि विकास के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करना, प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। सजीवों में उपापचयी क्रियाओं हेतु वृद्धि विकास के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करना, प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण आदि, ये सब क्या होते हैं? पोषण होते हैं। नोट: सजीवों में पोषण में आवश्यक खनिज पदार्थ भोज्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं उत्सर्जी पदार्थों का परित्याग करने तक की संपूर्ण क्रिया सम्मिलित होती है। तो कोई पोषक तत्व है, सजीव है, तो कोई भी पोषक पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेगा तो क्या करेगा? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं उत्सर्जन पदार्थों का जो परित्याग करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? हमारे पोषण के अंतर्गत ही आती है। तो पोषण की कितनी विधियाँ होती हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी भोज्य पदार्थ या पोषक पदार्थ, और दूसरे होते हैं परपोषी पोषण या विषम पोषी। तो पहले आते हैं स्वपोषी, जो कि खुद खाना बनाते हैं, स्वयं बना लेंगे भैया, स्वपोषी होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं? उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और स्वपोषी वर्ग भी इनको कहा जाता है, मतलब ये खुद तो खाना बना लेंगे लेकिन इनका खाना दूसरों के लिए भी यूजफुल हो जाता है। तो ये क्या होते हैं? एक प्रकार के उत्पादक होते हैं। फिर आते हैं परपोषी या फिर विषमपोषी जीव। ये क्या होते हैं? हमारे प्राणी होते हैं। इसमें आते हैं समभोजी, परजीवी, सहजीवी और मृतोपजीवी। इसमें क्या आते हैं? प्राणी, समभोजी, परजीवी, सहजीवी और मृतोपजीवी। स्वपोषी या स्वपोषी वर्ग के अंतर्गत आता है। स्व मतलब होता है खुद, स्वयं, और पोषी मतलब पोषण। तो जो खुद स्वयं खाना बना लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। वह पोषण जिसमें परजीवियों द्वारा स्वयं अकार्बनिक अणुओं, सरल पदार्थों से जटिल कार्बनिक, यौगिक, खनिज या भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। तो ऐसे पोषक जीव जो कि परजीवों द्वारा स्वयं अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक, मतलब जो अकार्बनिक अणु हैं, मतलब जो सरल पदार्थ हैं, उनसे क्या करेंगे? जटिल कार्बनिक यौगिक बनाएंगे, भोजन सामग्री का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी प्रक्रिया अपनाने वाले जितने भी जीवधारी होते हैं उनको स्वपोषी या उत्पादक कहा जाता है। जो स्वपोषी होते हैं जीवधारी, जो खाना स्वयं बनाते हैं, अपनाते हैं ऐसी प्रक्रिया, जो कि क्या करते हैं? सरल अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जटिल खाद्य सामग्री बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी या उत्पादक कहा जाता है। उदाहरण के लिए पादप, सूक्ष्म जीव, ये क्या होते हैं? हमारे स्वपोषी जीवाणु भी आते हैं इसके अंतर्गत। सभी हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, और यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो जो हमारे हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश में जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब आते हैं हमारे परपोषी या फिर विषमपोषी जीव, जिसको क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। क्योंकि हमने उत्पादक पढ़ लिया क्योंकि भोजन बनाते हैं, लेकिन उपभोक्ता जो उसको खाएंगे तो क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। परपोषी, विषमपोषी जीव ये सजीव जो अपने भोजन को स्वयं न बनाकर दूसरों जीवों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परपोषी, मतलब दूसरों से पोषण प्राप्त कर रहे हैं। तो बेसजीव जो कि अपने भोजन को स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उन्हें परपोषी जीव कहा जाता है, विषमपोषी कहा जाता है। जैसे कि गाय, शेर, मनुष्य, मच्छर और लाइकेन आदि। इनके प्रकार में आते हैं प्राणी सहभोजी, परजीवी और सहजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। तो हमारे प्रकार कौन कौन से होते हैं परपोषी के? एक होते हैं प्राणी सहभोजी, परजीवी, सहजीवी एवं मृतोपजीवी। तो सबसे पहले आते हैं हमारे क्या? प्राणी सहभोजी, जो कि साथ में भोजन करेंगे। वे प्राणी जो कि अन्य जीवों एवं उनके द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राणी सहभोजी कहा जाता है। होलोजोइक क्या कहलाते हैं? तो वो क्या करते हैं? जो हमारे जीव हैं और उनके द्वारा जो निर्मित कार्बनिक पदार्थ हैं उनको ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? समभोजी प्राणी कहा जाता है या फिर हेलोजोइक कहा जाता है। सहभोजी, तो समभोजी जो प्राणी होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले आता है शाकाहारी, मांसाहारी और आता है सर्वाहारी।
तो शाकाहारी वो जीव हैं जो कि भोजन हेतु पादप पर प्रत्यक्ष निर्भर रहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है, शाक सब्जी खाते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, हिरण। मांसाहारी भोजन हेतु जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, मतलब कोई भी जो भोजन प्राप्त करना है वो कैसे जंतुओं पर निर्भर हैं, जैसे कि जंतु में आते हैं शेर, चीता, और पादप में आते हैं घटपर्णी वगैरह। फिर आते हैं सर्वाहारी जो पोषण हेतु जंतु और पादप दोनों पर निर्भर रहते हैं, वो आते हैं सर्वाहारी, जैसे कि हमारे कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य। अब आते हैं हमारे परजीवी क्या होते हैं, पैरासाइट्स। तो पोषण हेतु सहजीवी प्राणियों के आंतरिक एवं बाह्य भागों पर आश्रित रहते हैं, तो मतलब पोषण के लिए तो कोई भी सहजीव प्राणी है उसकी आंतरिक या फिर बाह्य भागों पर आश्रित रहने वाले जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पैरासाइट या फिर परजीवी कहा जाता है। जैसे कि बाहर रहेंगे तो प्राणी की बाह्य त्वचा पर आश्रित रहते हैं, जैसे कि जू, मच्छर, खटमल और अमरबेल। उदाहरण के लिए जू, मच्छर, खटमल और अमरबेल एक पौधा है। आंतरिक परजीवी यह भोजन हेतु सजीवों के आंतरिक भागों पर आश्रित रहते हैं, जैसे कि यकृत, कृमि और फीताकृमि। ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं जो कि मानव के आंतरिक भागों पर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए। सहजीवी सिम्बायोसिस क्या होते हैं, सहजीवी प्राणी भोजन हेतु अन्य भिन्न जाति के प्राणी के साथ मिलकर भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें सहजीवी कहा जाता है। मतलब किसी भी अन्य जीव के प्राणी के साथ मिलकर भोजन प्राप्त करते हैं। सहजीवी दोनों ही प्राणियों को लाभ, किसी को हानि नहीं होती, मतलब इसमें जो दोनों प्राणी हैं उनको लाभ होता है, किसी को भी हानि नहीं होती। इसमें उदाहरण आते हैं कवक और शैवाल जो कि बनते हैं लाइकेन। मृतोपजीवी वे जीव जो कि मृत जीव अर्थात जंतु पादपों के ऊतकों से आहार प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीवों के ऊतकों से आहार प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। पर्यावरण संरक्षण से सामान्यतः सहायक की भूमिका होती है, तो पर्यावरण संरक्षण में जो समानता है ये क्या करते हैं, मृतोपजीवी भी सहायक की तरह कार्य करते हैं। इसमें आते हैं जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। पादपों में पोषण, जो हमारे पौधे होते हैं वो कैसे पोषण ग्रहण करते हैं, तो पादपों में वृद्धि एवं ऊर्जा निर्माण हेतु आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति पोषण कहलाती है। जो हमारे पादप हैं उन्हें वृद्धि करने के लिए, ऊर्जा निर्माण करने के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। इनके प्रकार क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी पादप और दूसरे होते हैं परपोषी पादप। स्वपोषी पादपों में एक प्रकाश संश्लेषण करेंगे और एक दूसरे रासायनिक संश्लेषण करते हैं। पहले जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें हरे पौधे और शैवाल आ जाते हैं, और जो रासायनिक संश्लेषण करते हैं इसमें आते हैं हमारे नाइट्रिकरी जीवाणु और जो आते हैं सल्फरकारी जीवाणु। ये क्या होते हैं, संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण करते हैं। फिर आते हैं हमारे परपोषी पादप जो भी खुद भोजन नहीं बनाते बल्कि दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। इसमें आते हैं हमारे तीन टाइप के, पहले आते हैं परजीवी, कीटभक्षी, और दूसरे आते हैं मृतोपजीवी। परजीवी क्या होते हैं, जो कि मूल रूप से पादपों से पोषण को प्राप्त करते हैं। तो परजीवी क्या करते हैं, पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि अमरवेली क्या है, परजीवी पौधा है। दूसरा आता है हमारे कीटभक्षी जो कि नाइट्रोजनी युक्त पदार्थों की आपूर्ति हेतु कीट पतंगों को मारकर भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें कहा जाता है कीटभक्षी पादप। इसमें आता है स्थान जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं कीटभक्षी। इसके साथ ही यह प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं। मृतोपजीवी यह नियोसिया, मोनोटोपा और यूनिफ्लोरा, ये सब क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। नियोसिया, मोनोटोपा और यूनिफ्लोरा ये मृतोपजीवी हैं। प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो पादपों में पत्तियों में जो उपस्थित पर्णहरित होता है उसकी सहायता से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, और यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, इसमें क्या होता है, जो प्रकाश ऊर्जा होती है वह कैसी होती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार की ये इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन विमुक्त होती है जिसे पौधे O2 विमुक्त करते हैं। तो ये क्या होती है, ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन विमुक्त की जाती है। विशेष कुछ जीवाणु बल की वजह हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। मतलब जो ये जो कुछ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जल से ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते, बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड
से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हरित सल्फर जीवाणु कहा जाता है। मतलब कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि पानी के या जल की सहायता से हाइड्रोजन को प्राप्त नहीं करके बल्कि कैसे करते हैं, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उनसे हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, हरित सल्फर जीवाणु कहा जाता है। इसका जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है उसका सूत्र क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O, जब प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनेगा, 6C6H12O6 प्लस 6 अणु ऑक्सीजन के निकलेगा और 6 वाटर के अणु निकलते हैं। अब आता है संतुलित आहार क्या होता है। तो संतुलित आहार क्या है, तो वह आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक या आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है उन्हें संतुलित आहार कहा जाता है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। घटक क्या होते हैं, ऊर्जा देने वाले होने चाहिए, शरीर का निर्माणक होना चाहिए, रक्षा प्रदाता होना चाहिए और जल एवं रुद्रांश होने चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, जल एवं फाइबर्स होने चाहिए इनमें। तो हमें ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। शरीर का निर्माण प्रोटीन करता है, रक्षा विटामिन, लवण और खनिज करते हैं। और जो हमारे जल है और रेशेदार, रेशे हमें कहाँ से मिलते हैं, तो रेशेदार सब्जियों से और हमें फल से प्राप्त होते हैं। घटक संतुलित आहार के लिए पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो यौगिक पदार्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का कितना रेशियो होता है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एक संयुक्त यौगिक पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट। इनमें सामान्यतः CnH2nOn पाए जाते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6 का फॉर्मूला होता है। इन्हें ऊर्जा नियामक घटक कहा जाता है, जो क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा नियामक घटक कहा जाता है। एक कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। तो एक यदि कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे हम तो हमें कितने, 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। त्वरित ऊर्जा प्राप्ति में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। यदि हमें त्वरित मतलब ऊर्जा चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति को बहुत जल्दी सांस लेती नहीं बन रही, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो क्या सिलेंडर लगा देंगे, लेकिन बहुत जल्दी हमें एनर्जी चाहिए, कैलोरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से कार्बोहाइड्रेट्स खा लेंगे। जैसे कि इसमें क्या आते हैं, हमारे रसबेरी आते हैं, ब्लैक बीन्स आते हैं, जो हमारा बहुत सारे आते हैं इसमें, देखिए पोटैटो बीन्स हैं, ब्रेड है, ब्राउन राइस है, स्वीट पोटैटोज़ हैं, बनानास हैं, वाइट पोटैटो है, ब्रेड है गेहूं की और व्हीट का आटा भी है, और चिकपीस हैं। ये सब क्या होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की प्रमुख स्रोत हैं। फिर आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो यदि अकेला है तो मोनोसैकेराइड हो जाएगा, 2 हैं तो डाइसैकेराइड, और बहुत सारे हैं तो पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, यह सरल कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं, सरल होगा, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होंगे, स्वाद में मीठे होते हैं, मुख्य शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि मोनो एक ही है और जल में घुलनशील होते हैं। एक अकेला है तो क्या हो, जल्दी से पानी में घुल जाएगा। क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, यह सरल कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, मुख्य शर्करा भी कहा जाता है और जल में घुलनशील होते हैं। इसके उदाहरण हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। फिर आते हैं हमारे डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड क्या होते हैं, 2 मोनो अणुओं से मिलकर, 2 मोनोसैकेराइड्स हैं, 2 मोनो अणुओं से मिलकर जो बनेगा वो डाइसैकेराइड होगा। ये भी मीठे और कभी कभी अमीठे होंगे, एक मीठा एक अमीठा, तो क्या हो जाएंगे, मीठे और अमीठे भी हो सकते हैं। अर्ध शर्करा भी इनको कहा जाता है, यह जल में घुलनशील और अघुलनशील भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे 2 हैं, तो माल थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। फिर आते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड्स। ये क्या होते हैं, कई मोनोसैकेराइड्स अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स हैं, उनके मिलकर क्या बने होंगे, पॉलीसैकेराइड्स बने होंगे। यह अमीठे होते हैं, मतलब बिल्कुल भी मीठे नहीं होंगे, बहुत सारे अणु हैं तो इसमें क्या होते हैं, अमीठे होते हैं, शर्करा नहीं होता, बिल्कुल भी मीठा नहीं होता ये, और अघुलनशील होते हैं, क्या भैया कोई नहीं घुलेगा। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, कई मोनोसैकेराइड्स अणु से मिलकर बने होते हैं, अमीठे होते हैं, शर्करा नहीं होती और अघुलनशील होते हैं। फिर आता है उदाहरण के लिए ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन। ये क्या होते हैं, हमारे डाइसैकेराइड नहीं होते, बल्कि मोनोसैकेराइड्स भी नहीं होते, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन, ये सब क्या होते हैं, हमारे
पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। अब आते हैं विशेषता, इनमें सबकी में विशेषता क्या होती है। तो सर्वाधिक मीठी शर्करा फ्रक्टोज या मोनो होती है। तो जो सबसे पहली है मोनोसेकेराइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा मीठे थे, और इसी में जो हमारा फ्रक्टोज आता है वो सबसे मीठी शर्करा होती है। फिर आते हैं हमारे डाइसेकेराइड, मतलब जो दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डाइसेकेराइड कहलाते हैं। तो पहले आता है इनमें डाइसेकेराइड में ग्लूकोज और ग्लूकोज, यदि दो ग्लूकोज मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माल्टोज, तो डाइसेकेराइड बन गया था। फिर आते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर बनाते हैं सुक्रोज, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाते हैं लैक्टोज। तो ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टोज का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस, शरीर में पहुंचने वाले जो अतिरिक्त शर्करा होती है ग्लूकोजन होता है, उसको इंसुलिन नामक हार्मोन से ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। तो हमने पढ़ा था अभी ग्लाइकोजन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड्स है ना। तो शरीर में पहुंचने वाला जितना भी शर्करा है ग्लूकोज है, उसको इंसुलिन नामक हार्मोन से ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। एक कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.3 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ऊर्जा नियामक पोषक तत्वों की उपयोगिता एवं महत्व क्या है। ऊर्जा नियामक पोषक तत्व हैं, उनकी उपयोगिता एवं महत्व। शरीर में ईंधन के रूप में उपयोगी हैं, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। कोशिका विभाजन हेतु ऊर्जा देते हैं, तो कोशिका विभाजन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता इन्हीं से प्राप्त होती है। पादपों में कोशिका भित्ति हेतु नियामक तत्व होते हैं, तो कोशिका भित्ति है उसके नियामक करने वाले तत्व कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वसा द्वारा आंतरिक शरीर एवं ताप नियंत्रक होते हैं, तो वसा द्वारा जो आंतरिक शरीर में ताप नियंत्रण है उसमें भी सहायक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। शरीर में ईंधन के रूप में, कोशिका विभाजन में, कोशिका भित्ति निर्माणक में, और वसा द्वारा आंतरिक शरीर ताप नियंत्रण में कार्बोहाइड्रेट सहायक होते हैं। फिर आते हैं वसा। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं वैसे ही वसा भी हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, परंतु इनमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है लेकिन इसमें कम ऑक्सीजन पाया जाता है। इनकी ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और जो ऑक्सीजन कम होती है तो ये क्या होते हैं हमारे वसा जल अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होती। मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो जल अणुओं की ओर भी आकर्षित नहीं होती, मतलब ये जल में घुलनशील नहीं होते। यह जल घुलनशील होते हैं, जबकि जो अधिक ऑक्सीकारक होते हैं, जल में कम घुलेंगे लेकिन ऑक्सीकारक अधिक हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगनी ऊर्जा विमुक्त करते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट यदि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रहा था 1 किलो कैलोरी मतलब कार्बोहाइड्रेट में, तो ये उससे डबल ऊर्जा मुक्त करते हैं वसा। शरीर में अवशोषित या आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों का भंडार ग्रह होते हैं। तो जो हमारे शरीर में अवशोषित या जो आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों का भंडार ग्रह कहलाते हैं। यह बशीय ऊतकों में भंडारित रहता है। जो बशीय ऊतक होते हैं उनमें भंडारित रहता है। अब आते हैं हमारे प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं हमारे वसा, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वसा मतलब संतृप्त वसा, और दूसरे आते हैं असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा यह कमरे के सामान्य ताप पर जो कि वसा ठोस अवस्था में मौजूद होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, संतृप्त, मतलब शांत है। क्यों, क्योंकि वो कठोर हो चुका है रूम टेम्परेचर पर, तो वो संतृप्त वसा कहलाते हैं। और असंतृप्त क्या होते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पर या कमरे के सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में होते हैं, उन्हें असंतृप्त वसा कहा जाता है। मतलब यहाँ वहाँ गिर जाएंगे, तो वो असंतृप्त अवस्था है क्योंकि वह द्रव अवस्था में है कमरे के टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर। संतृप्त वसा में क्या आते हैं, जैसे हमारा घी, नारियल तेल, क्षयता अधिक होती है और अधिक हानिकारक होते हैं। जो संतृप्त ऑयल होते हैं, संतृप्त वसा होते हैं, वह रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें आता है हमारा घी, नारियल तेल, क्षयता अधिक होती है और अधिक हानिकारक होते हैं। और जो हमारे असंतृप्त वसा होते हैं, कमरे पे रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होते हैं। वनस्पति तेल, क्षयता कम होती है और कम हानिकारक होते हैं। अब आते हैं हमारे गुड, वेरी गुड में आते हैं ऑलिव ऑयल, एक्सीलेंट हमारे बीन्स वगैरह, और बेस्ट है हमारा पीनट बटर। कुछ गुड फैट्स वर्सेस बैड फैट। बैड में क्या क्या आते हैं, पिज़्ज़ा, चीज़, जंक फूड,
ये सब बैड फैट के अंतर्गत आते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट में आते हैं। अब ट्रांस फैट या फिर परा संतृप्त वसा क्या होते हैं? ट्रांस फैट किसे कहा जाता है? तो प्रयोगशाला में जब वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से गुजारा जाता है, असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदला जाता है, तो ऐसे वसा को क्या कहा जाता है? ट्रांस फैट कहा जाता है। तो प्रयोगशाला में जब भी जो प्राकृतिक या वनस्पति तेल है उसका क्या करते हैं? हाइड्रोजनीकरण करते हैं, तो उससे हाइड्रोजनीकरण अवस्था से गुजारा जाता है, तो असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदल दिया जाता है, और ऐसी वसा को ही क्या कहा जाता है? ट्रांस फैट कहा जाता है। वनस्पति वसा असंतृप्त वसा है, उसका हाइड्रोजन करेंगे निकल उत्प्रेरक की सहायता से क्या हो जाएगा? वनस्पति घी या संतृप्त वसा बन जाएगा। द्रव ठोस अवस्था में चेंज हो जाता है हाइड्रोजनीकरण से, उसे क्या कहा जाता है? ट्रांस फैट कहा जाता है। प्रोटीन प्रोटीन यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन होता है, किंतु इसके अतिरिक्त 16% नाइट्रोजन भी इसमें उपस्थित होगा। प्रोटीन के अणु सरल अमीनो एसिड के अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणुओं में ही टूट जाते हैं। प्रोटीन शरीर का 15% भाग बनाते हैं। तो जो प्रोटीन होता है वह शरीर की मरम्मत करता है और भाग बनाने में, निर्मित करने में नए सेलों को प्रोटीन ही महत्वपूर्ण होता है, 15% भाग बनाता है। वर्जिलियस वैज्ञानिक द्वारा प्रोटीन की खोज की गई थी। प्रोटीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है वर्जिलियस। प्रोटीन कितने प्रकार का होता है? तो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है सरल, दूसरा संयुग्मी और तीसरा आता है व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल में आते हैं वह प्रोटीन जिसमें साधारण अमीनो अम्ल होते हैं, उन्हें सरल अमीनो एसिड से बनने वाले प्रोटीन को क्या कहा जाता है? सरल प्रोटीन कहा जाता है। जैसे कि हमारे फाइविन रेशे, कैसिन दूध, ओसिन हड्डी और पेलेमिन दाल आदि से प्राप्त होते हैं। तो प्रोटीन कौन से हैं? जो सरल अमीनो एसिड से बने होते हैं उन्हें सरल प्रोटीन कहा जाता है। इसमें आता है हमारा फाइब्रिन जो कि रेशे हैं, कैसिन दूध, ओसिन हड्डी में होता है और पेलेमिन्स ये दाल से प्राप्त होता है। संयुग्मी जिसमें अमीनो एसिड या अम्लों के अलावा एक अन्य समूह भी उपस्थित होता है, उन्हें संयुग्मी प्रोटीन कहा जाता है। तो ऐसे प्रोटीन जो कि अमीनो अम्लों के अलावा कुछ अन्य समूहों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुग्मी प्रोटीन कहा जाता है। जैसे कि हीमो प्लस ग्लोबिन तो क्या बन जाएगा? हीमोग्लोबिन। लिपो प्लस प्रोटीन तो बन जाएगा लिपोप्रोटीन। ये क्या होते हैं? संयुग्मी प्रोटीन होते हैं। हीमो प्लस ग्लोबिन हीमोग्लोबिन, लिपो प्लस प्रोटीन तो लिपोप्रोटीन। फिर आते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। इनमें अमीनो अम्लों के अलावा कई अन्य समूह भी पाए जाते हैं, मतलब कुछ और समूह भी पाए जाएंगे प्रोटीन में अमीनो के अलावा, तो उन्हें क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। इसमें हार्मोन और एंजाइम्स आते हैं, हार्मोन और एंजाइम्स आते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत। हमारे आते हैं मीट अल्टरनेटिव। यदि मीट से यदि किसी को प्रोटीन नहीं खाना है तो बीन्स हो गए, चिकपीस हो गए, लेंटिल्स हो गए, सोया हो गए, ये सब आते हैं। फिर आते हैं एग्स से प्रोटीन मिलता है, फिश, सैल्मन, टॉर, ये हॉट डॉग सब इस सब से मिलता है। यदि हमें पोल्ट्री से लेना है तो चिकन वगैरह ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, जिन सबसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन की महत्वपूर्ण एवं उपयोगिता क्या है? तो महत्व तो यह शरीर में एंटीबॉडी के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है। तो प्रोटीन क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो शरीर में ये निर्माणक की भूमिका निभाता है, मतलब क्या करता है? निर्माण करता है। तो निर्माणक पोषक तत्व है। शरीर का 50% भाग प्रोटीन का बना होता है। इसकी कमी से हीनताजन्य रोग, क्वेश्योर्कर और मरासमस रोग हो जाते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन के विघटन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट की समथिंग एनर्जी प्राप्त होती है किससे? प्रोटीन से भी। अब आते हैं हमारे खनिज लवण। तो यह अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मानव शरीर में कम से कम 29 तत्व उपयोगी होते हैं। तो शरीर
में ऊर्जा प्राप्ति में सहायक नहीं है, किंतु यह रासायनिक अभिक्रियाओं में अत्यधिक उपयोगी होते हैं। तो खनिज लवण क्या होते हैं? यह अकार्बनिक पदार्थ हैं, प्रकृति मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में 29 तत्व उपयोगी पाए जाते हैं और इनकी सहायता से हमें ऊर्जा तो नहीं मिलती, रासायनिक अभिक्रियाओं में अत्यधिक उपयोगी होते हैं। अब आते हैं उदाहरण। तो सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम ये उदाहरण हो जाएंगे हमारे लवण के, खनिज के। सोडियम, यह पेशियों में संकुचन में उपयोगी होता है, प्राप्ति हमें मांस से होती है। पेशियों में संकुचन के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है और मांस से इसको प्राप्त किया जाता है। फिर आते हैं कैल्शियम, हड्डी और दांतों की दृढ़ता हेतु, जो कि दूध से प्राप्त होता है। आयरन, इसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन बनाने में, तो आयरन में कहाँ होता है? तो आरबीसी में पाया जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है। पोटेशियम, यह तंत्रिका आवेश संकोचन, हृदय पेशी संकुचन में होती है। कैल्शियम, यह हड्डी एवं दांतों की दृढ़ता हेतु उपयोगी होते हैं, जरूरी होते हैं और यह दूध से प्राप्त होता है कैल्शियम। फिर आता है आयरन, इसको आरबीसी में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है आयरन। और पोटेशियम, यह तंत्रिका आवेश संकुचन में आवश्यक है और हृदय पेशी संकुचन में भी पोटेशियम आवश्यक होता है। क्या? तंत्रिका आवेश संकुचन में एवं हृदय पेशी संकुचन में आवश्यक होता है। जल, 74% से 75% भाग जल का बना होता है। कमी से निर्जलीकरण जैसे डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम होती हैं। ताप संतुलन हेतु यह श्वेत ग्रंथियों से पसीना का स्त्रवण करता है। ऊर्जा हेतु उपयोगी नहीं है, किंतु उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर हेतु सामान्यतः 3 से 4 लीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। विटामिन्स, विटामिन्स रक्षा प्रदाता होते हैं। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। यह भी कार्बनिक पोषक पदार्थ हैं जो कि शरीर में से उत्पन्न जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनके लिए आवश्यक होते हैं। तो विटामिन्स क्या होते हैं? यह कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न कराने में आवश्यक होते हैं। नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो विटामिन्स फंक के द्वारा इसका नाम दिया गया था 1912 में फंक के द्वारा विटामिन्स नाम दिया गया था। खोज इसकी एच हॉपकिंस के द्वारा की गई है। कौन कौन से विटामिन्स की? विटामिन ए, बी को किया गया था मैकुलर ने। विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने। तो थोड़ी सी होप होती है ना, तो हॉपकिंस के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। विटामिन ए और बी मैकुलन के द्वारा खोज की गई थी। विटामिन सी हॉलकाट के द्वारा विटामिन सी की खोज की गई थी और विटामिन डी हॉपकिंस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। हॉलकाट, विटामिन सी और विटामिन डी हॉपकिंस के द्वारा खोज की गई थी। तो विटामिन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील और दूसरे होते हैं अघुलनशील। तो घुलनशीलता के आधार पर, तो जो जल में घुलेगा तो वो जल में घुलनशील हो जाएगा, जो जल में नहीं घुलेगा तो वो किसमें? बशा में घुलनशील होगा। तो बशा में घुलनशील होते हैं 4 विटामिन, ए, डी, ई और के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब होते हैं बसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन का कार्य क्या होता है? तो यह ग्रोथ फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। क्या है? ये ग्रोथ फैक्टर है शरीर के। तो यह ऑक्सीकारी एंजाइम के भाग के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकारी जो एंजाइम होते हैं उनके भाग में रूप में यह क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीकारी एंजाइम के भाग के रूप में प्रोटीन का निर्माण करते हैं विटामिन से। और यह उपापचयी क्रियाओं को गति देने में सहायक होते हैं। जितनी भी उपापचयी क्रियाएँ होती हैं उनको गति देने में भी विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आते हैं हमारे विटामिन किससे प्राप्त होते हैं? तो विटामिन ए रेटिनॉल कहा जाता है और गाजर से प्राप्त होता है। विटामिन B1 इसको थायमिन कहा जाता है और मीट वगैरह से मिलता है। विटामिन B2 इसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है और ये बनाना में होता है। विटामिन B3 यह इसको नियोसिनामाइड कहा जाता है और फिश में होता है। विटामिन B4 इसे एडेनिन कहा जाता है और ये जो पीनट बटर वगैरह हनी होता है उसमें मिलता है। विटामिन B5 पेंटोथेनियम कहा जाता है, पेंटोथेनियम एसिड, और ये ब्रोकली में होता है। विटामिन B6 इसको कहा जाता है पायरिडॉक्सिनामाइड, ये भी ब्रोकली में होता है। फिर आता है विटामिन B7, ये होता है बायोटिन जो कि हमें
लेमन और चीज़ से मिलता है, नहीं चीज़ से मिलता है बायोटिन, बायोटिन। फिर आता है विटामिन B9, ये होता है हमारा फॉलेट कहा जाता है। विटामिन B9 को क्या कहा जाता है? फॉलेट कहा जाता है। और ये होता है हमारे एग में, किस में होता है? एग से प्राप्त होता है। विटामिन C, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और ये मिलता है हमारे लेमन में। विटामिन E, ये मिलती है हमें विटामिन टोकोफेरॉल, और ये ब्रोकलीज और जो आमंड्स वगैरह होती है उसमें विटामिन E पाया जाता है। विटामिन B12, इसे कहा जाता है साइनोकोबालामीन, विटामिन B12 को, और ये बेरीज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बेरीज में होता है। फिर आता है विटामिन D3, इसको कहा जाता है क्लोरोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। विटामिन D3 को क्लोरोकैल्सिफेरॉल, तो ये पाया जाता है दूध में। और विटामिन D2, ये होता है आर्गोकैल्सिफेरॉल, ये पाया जाता है जो हमारी कॉलीफ्लावर वगैरह होती है उसमें। साइनोकोबालामिन। और विटामिन K, इसे कहा जाता है फ्लोरोक्यूनाइन, ये पाया जाता है हमारा किस में? टमाटर में पाया जाता है। विटामिन K1,